बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मिर्ज़ा गालिब के इस शेर को नई शोहरत बख्शी है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने, और उन्होंने मुखातिब किया था नैब को। लेकिन आज कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली के बाहर हर दूसरा शख्स जो है वो किसी ना किसी हवाले से ये शेर जो है वो एक दूसरे को सुना रहे थे और मार्फत की बातें कर रहे थे। लेकिन आज हम मार्फत की बातें नहीं करेंगे क्योंकि फवाद चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कराची से वापस आ गए। उनके साथ हैं जनाब बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली, और कराची में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर बराए वर्क्स, सर्विसेज, जंगलात और भी महकमे हैं जनाब नासिर हुसैन शाह साहब। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए फवाद साहब कि आपने कहा कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तो ये जो कल प्रेस रिलीज जारी की थी नैब ने, उसमें तो उन्होंने आपका जिक्र बड़े अदब से, बड़े एहतराम से किया, आपको वज़ीर बातदबीर करार दिया, बार बार मुअज़्ज़ज़ वज़ीर के तौर पे आपका जिक्र किया। लेकिन आपने उस प्रेस रिलीज में से शायद कोई ऐसी चीज़ निकाली है, क्योंकि आप वकील हैं, जो कि आपके ख्याल में मुनासिब नहीं थी। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो नैब का बतौर इदारा और जो खुसूसन जो उनके सरबराह हैं जावेद इकबाल साहब, उनसे मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ है। मैं भी ज़ाहिर है वकील हूँ और बहुत उनसे मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है। जो नैब का एक ओवरऑल मुझे समझ नहीं आई कि कैसे, मिसाल के तौर के ऊपर इससे 2 दिन पहले तो आसिफ जरदारी साहब ने असम्बली में तकरीर की थी और उन्होंने नैब को बहुत तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि चेयरमैन को पार्लियामेंट में बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि इनको बुलाना चाहिए। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में तकरीर की थी, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की थी। अब लेकिन सवाल ये है, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब का और शहबाज शरीफ साहब का ये हक़ है कि वो अपने बयानात दें। इसी तरह से मेरा भी हक़ है कि मैं भी अपने बयानात दूँ। सो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, क्या वो जो बयानात हैं उसके ऊपर उनको जो है वो उनकी क्या तफ्तीश तब्दील हो जाएगी बयानात की वजह से, या उनका ऊपर वो इतना उनका स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है कि उससे लेकिन फवाद साहब, आप में और जरदारी साहब में और शहबाज शरीफ साहब में फ़र्क ये है कि वो अपोजिशन में है, आप हुकूमत के तर्जुमान हैं। नैब के लिए तो हम तीनों का ताल्लुक एक जैसा ही है। अच्छा, नैब ना हमारे अंडर है ना उनके अंडर है। सो नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा है, उससे हमारा कोई तो अच्छा, आज तो वफाकी काबीना ने बिलावल साहब का और मुराद अली शाह साहब का नाम ECL से निकालने का फैसला किया है। कल तक आप चाह रहे थे कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए फिलहाल। तो आपको नहीं लगता कि आज आपकी हुकूमत ने आपके मौक़िफ़ के खिलाफ नहीं, फैसला किया सुप्रीम है? कोर्ट का फैसला था ना, हमारा मौक़िफ़ तो ज़ाहिर है काबीना की मीटिंग में आ नहीं, चुका था। आप कल तक ये भी तो कुछ वज़रा कह रहे थे कि हम इस पर रिव्यू में जा सकते नहीं, हैं। रिव्यू में जा सकते हैं, अभी भी रिव्यू में जा सकते हैं और उसकी ज़िम्मेदारी लगा दी गई है लॉ मिनिस्टर साहब की कि वो इसको देखें और अगर मुनासिब समझें तो उसको रिव्यू में जाए। जी, मैं मोहसिन साहब, आप बैरिस्टर हैं, तो आप का क्या ख्याल है कि नैब और एक वफाकी वज़ीर के दरमियान जो बयानबाजी है, तो ये मुनासिब है? एक वफाकी वज़ीर जो है वो एक सियासी आदमी है, तो वो एक कमेंट कर सकता है, लेकिन नैब जो है वो उसको जवाब देती है, तो दोनों में से कौन सही है? देखिए, वो बात वही है, वो एक मिसाल है ना, कड़वा थू थू मीठा हप हप। तो जब तक तो वो अपोजिशन के ऊपर कार्रवाई करते थे, जब तक वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए मेंबरान के ख़िलाफ़ नैब कार्रवाई कर रही थी, तो तब तो नैब के दिफा में मोहतरम मेरे बड़े भाई ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं और नैब को डिफेंड करते रहे। और जब अपने हेलीकॉप्टर की बात आई और जब बात अपने गिरेबान तक पहुंची, तो वही नैब जो थी वो अचानक बुरी हो गई। और वही चीज़ें जो हम इनको बता रहे थे कि माजी में ये नैब का कानून जो है, ठीक है, जावेद इकबाल साहब का जो अपनी पर्सनैलिटी है, किरदार है, उनकी इंटेग्रिटी है, वो एक तरफ, लेकिन अदारे की जो वर्किंग है और जो उसका माजी है, अगर आप वो खोल के देख लें तो ये अदारा जब बनाया गया, जिस दौर में ये बना, इस कानून पे कोई ना पार्लियामेंट में बहस हुई, और फिर जब ये मुशर्रफ साहब की PCO को और उन सारी चीज़ों को, नाजायज़ चीज़ों को जब एकदम पास कराया गया पार्लियामेंट से, तब भी इस पर कोई बहस नहीं हो सकी। और फिर इसके अंदर जो ऑफेंसेस हैं वो इस तरह के हैं कि जावेद इकबाल साहब चाहे जितनी भी इंटेग्रिटी रखें और जितना भी सही काम करें, इसमें इतनी गुंजाइश है कि आप आराम से किसी बंदे को, सियासतदान को, जब जिस जगह भी पकड़ना चाहें पकड़ आप पहले सकते हैं। तो फिर इसका मतलब है देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने जो कहा वो आपके मौक़िफ़ की तायद है?
कहते हैं वो पंजाबी की मिसाल है, मत मुल ना लांदी है। तो वही है, अब इनको तजर्बा हुआ है। हम तो इनको यही बता रहे थे, आज साद रफीक साहब ने भी ये बताया कि भाई कुछ होश के नाखून लें, ये कल आप पे भी नौबत आएगी। और हम यही बता रहे थे, उस वक्त भी हम ये कहते थे माजी में जब हमें ये तो कमेटी बताने वाली बनी हुई वैसे कोई थी, बात नहीं है। आप तो तो हम 5 इनको साल ये इक़्तिदार बता में रहे थे। थे। और मुझे तो समझ नहीं आ रही आप हमें बता क्यों रहे हैं। नहीं, आपको हम ये मशवरा दे रहे थे, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा था। हमने ये मशवरा आपको पिछली दफ़ा भी दिया, पिछली हुकूमत में जब ये बिल ला रहे थे हम कि इस बिल को ले आए, मेजॉरिटी थी। लेकिन उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब का कमेटी से निकल जाना, श्री मज़ारी का अचानक निकल जाना, वो जो जो इनके भी मिनिस्टर है रिसेंटली जिन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया है, आज़म सवाती साहब का अचानक कमेटी को छोड़ जाना, वो वही चीज़ें थी कि इनका ख्याल था कि ये जो अब कानून पास करवाना चाह रहे हैं इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा, जबकि ऐसी बात नहीं थी। अब इनको खुद पता है। और ऊपर से ये बात है कि KPK की अगर करप्शन के मामला थोड़े से भी खुल जाए तो 6 लोगों का डिफरेंस है, और वो जो 6 लोग हैं वो पहले ही NRO जो ये हमें कहते हैं वो NRO लेके बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग NRO लेके बैठे। उस पर बाद में बात करते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, ये बताइए कि फवाद चौधरी साहब तो कराची से वापस आ गए हैं, तो आज कौमी असम्बली में बिलावल साहब ने भी तकरीर किया, आज जरदारी साहब ने भी एक तकरीर किया है। तो ऐसा लग रहा है कि मरकज़ और पंजाब में, मरकज़ में और सिंध में एक मुहाजराई की कैफियत जो है वो शुरू हो गई है। आपको नहीं लगता कि आप तो जिन महकमों के वज़ीर हैं, वर्क्स एंड सर्विसेज और दीगर बहुत से महकमे हैं, तो अगर मरकज़ में और सिंध में इतनी ज़्यादा मुहाजराई होगी तो ना मरकज़ को फ़ायदा है ना आपको फ़ायदा है, बल्कि अल्टीमेट नुकसान जो है वो अवाम का है जिनकी फ़लाह बहबूद के लिए आप काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, हमने तो कभी भी मुहाज़राई का नहीं सोचा, बल्कि हमारे चेयरमैन साहब ने या सारी लीडरशिप ने हमेशा कहा है कि जब भी कोई ऐसी बात होगी हम वफाकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, जो भी कोई मुस्बत बात होगी मुल्क के लिए, अवाम के लिए, कौम के लिए। आपको याद ही होगा कि बिलावल साहब ने भी कहा कि कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर जो चीज़ें सामने आती हैं, अभी आप बात कर रहे थे जिस तरह, तो मैं समझता हूँ कि मशवरा देने वाला मैं सीनियर हूँ, हालांकि मैं इन सबसे छोटा हूँ, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त व एहतराम है सब, क्योंकि यही अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जो PTI के हमारे दोस्त बातें कर रहे हैं, यही बातें PMLN वाले भी किया करते थे और नैब की बड़ी तारीफ़ें किया करते थे। जब हम पर इनकी तरफ से इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें आपको सारा पता ही है कि जब सिंध पे ये तो शुरू से मेहरबानियाँ रही हैं, तो उस वक्त नैब को ये भी इसी तरह डिफेंड करते थे। अब थोड़ा सा हुआ है तो फवाद साहब ने भी इस तरह की बात की है, तो ये आगे आगे देखिए होता है क्या, और फिर ये तीनों ही हम लोग लगता है किसी दिन साथ बैठे हुए होंगे और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कह रहे होंगे। तो ये सिलसिला, इसलिए सबको सियासी सोच से काम लेना चाहिए। इदारे सब मोहतरम हैं, लेकिन जिस तरह रूल्स रेगुलेशंस या जो भी चीज़ें हों वो होनी चाहिए जो सबकी बेहतरी के लिए हों। कानून सबके लिए यकसा हो, कानून से कोई भी बड़ा नहीं है, सबको उसके सामने पेश होना है। आप देख रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में जो ये जो फवाद चौधरी साहब ने नैब के बारे में जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि एक छोटे से अमाउंट के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम है तो इन्होंने तो ये कह दिया कि उनकी हिम्मत कैसे हुई, और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया था कि चेयरमैन बिलावल के लिए या दीगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए, दीगर लोगों के लिए, उसके बावजूद आपके सामने है जिस तरह की रिपोर्ट्स आई और फिर ECL में नाम लगा दिए गए। आज तो क्या करें, कितना बड़ा एहसान कर दिया इनकी कैबिनेट ने, चीफ जस्टिस साहब का कहना मानकर 2 नाम हमारे जो हैं उनमें से निकाल दिए गए, और अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। लेकिन ये मुहाज़राई वाली जो बात की, तो ये वफाक से शुरू हुई। अच्छा, आपने देखा हमारे वज़ीर बात तदबीर जो हैं वो वहाँ पे आए और उन्होंने बड़ी बातें की, वहाँ पे गुब्बारे से हवा निकालने की बातें भी की। मेरे वैसे बड़े काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ दोस्त हैं फवाद साहब, लेकिन आपने देख लिया कि इन्होंने कैसी एकदम कुछ दिन पहले भी आना चाह रहे थे और बड़ी बड़ी बातें हो गई। जिस तरह ये GIT की रिपोर्ट पेश हुई कि जैसे सिंध गवर्नमेंट जा रही है, चीफ मिनिस्टर साहब जा रहे हैं
और फिर सबसे गवर्नर रूल की भी किसी तरफ से कोने खुदरे से बात आई, फॉरवर्ड ग्रुप की बात आ गई, दीगर चीज़ों की बात आ गई, लेकिन ये सब बातें हवा में हैं। सिंध गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी बहुत अल्लाह की मेहरबानी से बहुत मजबूत अक्सीरियत से है। वफाकी गवर्नमेंट लड़खड़ा रही है, उसके पास अक्सीरियत नहीं है, सादा अक्सीरियत है, वो भी फिर इधर उधर से कुछ ग्रुप्स चलें। लेकिन आज तो कौमी असम्बली में आपके ऑपोजिशन के साथी कह रहे थे कि घबराएं ना, हम आपकी हुकूमत को नहीं हटाएंगे। फवाद साहब, तो हम तो कभी नहीं चाहते सर, हम तो कभी भी नहीं चाहते चाहते कि हम फेडरल गवर्नमेंट को इस तरह डीस्टेबलाइज करें। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि मुल्क के लिए बेहतरी में हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन जब ये हर तरफ से एक ही बात आएगी और कोई और चीज होगी नहीं, सिर्फ एक ही नारा आएगा, नैरेटिव आएगा, और जब कोई काम चले अब इनसे जरा बात करते दिखाने की। फवाद साहब, ये बेहतर नहीं है कि सिंध में वो अपनी मदद पूरी करें, मरकज में आप अपनी मदद पूरी करें? देखिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से तो कोई इशू ही नहीं है हमारा, बहैसियत पार्टी तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जरदारी साहब की करप्शन के ऊपर माफ़ी दे दें और आगे चलें, और नून लीग कह रही है आप नवाज शरीफ साहब की करप्शन के ऊपर जो है वो बात ना करें। अब मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ आपको हिस्ट्री में लेके चलूँगा। जो जरदारी साहब का जो जेआईटी का ये मामला आया है, हमने शुरू नहीं किया। 2015 में चौधरी निसार साहब ने के दौर में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मोहसिन रांझा साहब जो थे उस वक़्त इक़्तिदार में थे, और 2016 में आके चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इन्हीं जाली अकाउंट से बिलावल हाउस के अखराजात पूरे हो रहे हैं, और ये ओमनी ग्रुप का सारा जो मामला है सबसे पहले 2016 में आया। नवाज शरीफ साहब के जो पैनामा पेपर्स हैं दोबारा हम लेके नहीं आए, ICIJ लेके आई, और पूरी दुनिया ने उस वक़्त जरदारी साहब की आप टेपें उठा के देख लें, उन्होंने पैनामा के ऊपर नवाज शरीफ साहब को क्या कहा। हो क्या रहा है? हो ये रहा था कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब आपस में मुकमुका कर लेते थे, वो बैठ जाते थे, वो इनकी करप्शन पे आगे नहीं बढ़ते थे, ये उनकी करप्शन पे आगे नहीं बढ़ते थे। हमारे साथ जो इनका दोनों का, और आजकल दोनों जो हैं वो जाहिर है एक ही हैं। आपने जहमत ही की है वैसे रांझा साहब और नासिर शाह साहब को बुलाने की, वरना एक को बुला लेते काफ़ी था, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू तो एक ही है। ये सिर्फ ये कहते हैं कि आप वो जो अपसेट क्या हुआ, अपसेट ये हुआ, हमेशा ये सारे सियासी पंडित भी और इनका अपना एनालिसिस भी ये था कि पीपल्स पार्टी और PMLN अगर एक दूसरे के साथ हैं तो तीसरी कुव्वत कोई जो है वो यहाँ पे आ नहीं सकती। इमरान खान ने अपसेट यहाँ पे ये कर दिया कि वो दोनों को मिला के भी ज़्यादा सीटें जीत गए। अच्छा, और अब PTI का प्रॉब्लम ये है कि अगर हम वो काम करें जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने आपस में मुकमौका कर लिया था, तो फिर हमारी जो पॉलिटिक्स ही बैठ जाएगी। ठीक है, फिर PTI का तो सारा नैरेटिव ही खत्म हो जाएगा ना। इस वक्त भी जो झगड़ा है वो क्या है? हम पीपल्स पार्टी का तो हम नासिर शाह साहब का तो हम एहतराम करते हैं, मुराद अली शाह साहब जो है, मुराद शाह साहब को भी हमारा तो बड़ा उनका जो है वो ज़ाती तौर पे तो कोई लड़ाई नहीं है। मुराद अली शाह साहब को सिर्फ हम ये कहते हैं, आप 11 साल से चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, 11 साल से 11 साल से चीफ मिनिस्टर हैं सिंध, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, और इरिगेशन के भी अब माशाल्लाह वही हैं। सारा जो बड़े स्कैम्स हैं वो आपके दौर में हुए हैं। अरबा रुपए आपके दौर में ओमनी ग्रुप ने जो है लिया है वो बाहर गया। आप बताइए आप किस तरह से चीफ मिनिस्टर के तौर पे कंटिन्यू करेंगे? आज मुराद अली शाह साहब हट जाएं, हमारे दोस्त नासिर अली शाह को चीफ मिनिस्टर बनाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम साथ हैं। ये तो आप नासिर अली शाह साहब को अब मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन इस प्रोग्राम में है ना, या जिसको भी पीपल्स पार्टी नॉमिनेट करे, हाँ, किसी और को कर दें। नहीं, शाह साहब बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, मैं तो जाती तौर के ऊपर तो मैं करूँगा। चले, अगर वो थे भी ना तो आज के बाद नहीं है। नहीं वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन ये बताए ना कि वो गैस का गुब्बारा और पिन आपके पास है, तो वो पिन क्या है? देखिए, जो तब्दीली है आनी है वो तो असम्बली से ही आनी है ना, असम्बली के बाहर से तो तब्दीली नहीं आ सकती। तो इस वक्त मैंने अर्ज़ ये किया था कि जो PM है, जो इस वक्त आफ्टर ये जो सारा हुआ है, आपका जो क्राइसिस आया है सिंध का ओमनी, ये इसके बाद उसके बाद जो सिंध गवर्नमेंट है वो उसकी हालत एक गैस के गुब्बारे जैसी हो गई है। और हम जब आज आसिफ जरदारी साहब ने कहा इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। जरदारी साहब तो खैर माजी में क्या क्या बातें कहते हैं, कौन सी उनकी कोई भी पूरी नहीं हुई। अच्छा, अब जरा मैं चाहता हूं कि ये जो हमने नैब के ऊपर जो बहस की है, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही जो है ना वो उसका मौकफ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मौकफ इन्हीं का हाईलाइट हो रहा, और भी पार्टियाँ हैं। तो कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो उनका क्या ख्याल है कि जी चौधरी फवाद साहब और
नैब के दरमियान ये जो बयानबाजी हो रही है ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो क्या कहते हैं? आप ज़रा कुछ व्यूज़ सुने और फिर उसमें एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, वो हम करते हैं। पहले आप व्यूज़ सुने। ये कहूँगा कि नेब के साथ सबको माजराई करना चाहिए, क्योंकि नेब जो है ब्लैकमेलिंग के एक अदारा बन गए हैं। वो जो है नेब जो है ठीक है, चौधरी फवाद का जो रवा है वो बिल्कुल नामुनासिब है हर जगह पे जो है, मगर नेब भी जो है अपने हदूद में रहे हैं। नहीं करनी चाहिए, किसी भी इदारे के साथ माजराई नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ केस को बंद किया जाए या वो किया जाए, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई वो नहीं है। हर एक की अपनी ज़ाती राय हो सकती है, ज़ाती राय उनकी ये होगी। तो ये इनके बयान, जितनी भी बयान आते ये तो अपोजिशन को फायदा पहुंचते हैं। बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, एज ए लॉयर, वकील हैं, वजीर हैं, हमारे साथ रहे हैं और उस वक्त तो बहुत अच्छी बातें करते थे। अब पता नहीं क्या हो गया उनको। फवाद चौधरी साहब के जो रहनुमा हैं, कायद जो इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने दावा किया था कि वो मदीने की रियासत कायम करेंगे। फवाद चौधरी की जब मैं गुफ्तगू सुनता हूँ तो लगता है कि वो दीने की रियासत कायम करना चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब का जो किरदार है वो तो अपनी जगह, लेकिन नेब को भी सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ज़ाहिर है कि वो फाते हैं, तो फाते जो होते हैं वो फतुहात के लिए बढ़ते रहते हैं, कदम उनके बढ़ते जाते हैं और फतुहात पता नहीं कब तक होंगी इनकी। अच्छा, अब इस पे फवाद साहब, उस्मान काकड़ साहब और मोहसिन दावड़ साहब, ये नैब के बारे में इनकी काफ़ी सख्त बातें हैं। उन्होंने कहा जी कि नैब को भी अपने रवैये का जायज़ा लेना चाहिए। तो क्या जो नैब जो है उसका जो कानून है उस पर कोई आप बहस करने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ ये पार्लियामेंट से बाहर बयानबाजी होती रहेगी? क्योंकि बड़ी अपोजिशन पार्टियां और छोटी अपोजिशन पार्टियां वो आपसे इत्तेफाक करते हैं, आपके ख्यालात से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन आप पे तनकीद भी करते हैं। तो इस पे कोई गुफ्तगू का कोई इरादा नहीं है आप लोगों? 7 मीटिंग्स तो हो चुकी हैं अब तक तकरीबन लॉ मिनिस्टर में, और अपोजिशन का जो एक वफद है उसमें 7 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और यकीनी तौर के ऊपर इसमें रिफॉर्म्स की तो ज़रूरत है, उसमें उसके ऊपर से तो ऊपर कोई भी इनकार जो है वो नहीं करता है। लेकिन जो मसला आता है वो आता है कि जब अपोजिशन पार्टीज़ ये कहती हैं कि आप हमारी लीडरशिप को रिलीफ दें, अब आप आपने नहीं देनी ना, वो तो कोर्ट्स दे सकती हैं, वो तो आप दे ही नहीं सकते। नहीं, वो लॉ में अमेंडमेंट्स पे आके वो अपनी मिसाल के तौर के ऊपर आप अभी देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है, अब साद रफ़ीक साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, अब ये कागज़ों में गिरफ्तार हैं, लेकिन आप मुझे बताएंगे एक दिन भी वहाँ पे इनसे तफ्तीश हो चुकी है? ये तो सारे यहाँ पे जब दिल होता है मैं अपनी, वो शहबाज शरीफ साहब ने तो प्रोसिक्यूटर ही को तलब कर लिया कि आओ ज़रा तुम बताओ ना कि, और इन्वेस्टिगेशन वाले को कि तुम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आपने उठाया। तो बैरिस्टर साहब ये आप बताएं कि अब ये अगर नैब का प्रोसिक्यूटर जो है वो शहबाज शरीफ साहब से इस्लामाबाद में आके अगर तफ्तीश करेगा तो इससे तो इनका मौक़िफ़ जो है उसको तक़वियत मिलती है। देखिए, वो राहदारी रिमांड के दौरान जो पहले जब तक वो रिमांड पे थे उस वक्त तक तो वो उनके साथ जब भी वो इजलास ख़त्म होता था, और इसमें एक ये आइनी एक चीज़ है, उनका एक राइट है, और इस आइन में ये चीज़ जो है क्लियरली इनकॉर्पोरेट कर दी गई है कि कोई भी रुकन असम्बली जो है स्पीकर की मर्ज़ी से दौरान इजलास में बुलाया जा सकता है, चाहे उसके खिलाफ जो भी केस हो, या तो ये कानून तब्दील किया जाए। अब वो उनका हक है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कल हो सकता है फवाद चौधरी साहब पे भी अल्लाह ना करे ये वक्त आ जाए। वक्त तो कभी किसी का गुलाम ही रहा, ये तब्दील होता रहता है। मैं एक बुनियादी चीज़ करूँगा जो फवाद चौधरी साहब की, मैं समझता हूँ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एहतराम करता हूँ, जो बुनियादी इनसे गलती हुई है वो ये गलती हुई है कि इन्होंने जो ये करप्शन और चोर और ये जो चीज़ का लफ्ज़ थे इस्तेमाल किया। अब हम इन्हें कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये कहते हैं हम आपको पकड़ते हैं तो आप हमें रोकते हैं। पहली बात यह है कि अपने आप को ये नैब से डिसोसिएट करें। मैंने पहले दिन भी कहा था कि जिस दिन नैब के दिफा में, फैसलों के दिफा में ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने कहा था ये बिल्कुल गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इनकी बनती ही नहीं थी, क्योंकि ये नैब के स्पोक्स पर्सन नहीं है। दूसरी बात ये हुई कि इन्होंने जब इनकी परफॉर्मेंस पे इनको हम तनकीद करते थे कि आपकी इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट है इस मुल्क की वो तबाह बर्बाद हो गई है, आपका फिस्कल डेफिसिट, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, महंगाई, इन्फ्लेशन जो है आसमान को छू रही है, और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है, और जो अमीर है वो भी गरीब होता जा रहा है। जब हम इनकी परफॉर्मेंस पे डिबेट करते हैं पार्लियामेंट में, तो ये आगे से उसके रिएक्शन में जब अपनी क्रिटिसिज्म को नहीं बर्दाश्त कर सकते तो बजाय कि ये डिफेंड करें ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ये फ़ौरन चोर चोर डाकू का राग लापना शुरू कर देते हैं। फिर हम इनको ये जवाब देते हैं कि अगर एहतसाब ही करना है, ठीक है माना, तो फिर एहतसाब का जो मयार है वो KPK की जो माजी की हुकूमत है उसके ऊपर भी वो अप्लाई करें।
फिर वो आपके साथ ट्रेजरी नहीं बेंचेस तो पे बैठे लोगों केपीके के के लिए मौजूदा भी चीफ मिनिस्टर जो है उनकी भी इंक्वायरी हो रही है, साबिक चीफ मिनिस्टर परवेज खटक साहब की भी इंक्वायरी हो रही है। हामिद मीर साहब हालांकि उनके ऊपर इंक्वायरी केसेस की कोई नहीं। रफ्तार तो चेक करें कि इंक्वायरी की रफ्तार यह है कि अगर एक साल में सफ़ाए मिसल का एक लाइन लिखी जाती है इनके वजीर साबिक या वजीर आला के खिलाफ, तो हमारे साबिक वजीर आला साहब का रिमांड मुकम्मल होकर रेफरेंस फाइल हो जाता है। हम कहते हैं ये दोहरा मेयार है। या तो अगर एहतसाब के ऊपर ही बात करनी है तो फिर आए जी, आपके जो केपी के एहतसाब ब्यूरो के साबका जनरल साहब हैं जो आपके चेयरमैन थे, उनको बुलाए, उनको बुला के बल्कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो कौन से केसेस करप्शन के थे जिसमें तहरीक इंसाफ के उस वक्त के सीएम और वुज़रा मुलव्वस थे। ठीक है, तो आप उनसे बैठ के बात करें और फिर आप अगर एहतसाब करेंगे तो फिर हमें भी ये होगा, फिर हम भी नहीं कहेंगे कि जी ये जो एहतसाब है इसमें दोहरा मेयार है। ये बुनियादी गलती है जो ये कर रहे हैं। परफॉर्मेंस के ऊपर इनकी बात करें, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट पे बात करें तो ये हुकूमतें गिराने सिंध चले जाते हैं। अपने पास 4 लोगों की अक्सरियत है या 6 लोगों की अक्सरियत है, अपना घर जो कहते हैं पल्ले नहीं देला तो मैं कर दी मेला मेला, अपने पास कुछ नहीं है लेकिन दूसरों का घर बर्बाद करने। अच्छा, एक नासिर शाह साहब, एक और इशू जो है, बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में आज ये कहा है कि जो सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम कुछ हस्पताल हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो हस्पताल वफाकी हुकूमत को चले जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि ये 18वीं तरमीम पर हमला है। तो कल फवाद चौधरी साहब जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अदालतों को खालिस्तन इंतज़ामी नौयत के फैसलों से इज्तनाब करना चाहिए वरना तकसीम इख्तियारात का नज़रिया गैर मौसर हो जाएगा। ये फैसला कि अस्पतालों में पर्ची फ़ीस क्या होगी बहरहाल वजारत सेहत ने तय करना है। तो आप इनसे ये इत्तफाक करते हैं कि जो इंतज़ामी नौयत के फैसले हैं अदालतों को उससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि आज बिलावल साहब ने भी तकरीबन ऐसी ही बात की है। जी बिल्कुल, उनको बिलावल साहब ने सही कहा है, चेयरमैन साहब ने। आप अगर हकीकत देखें तो जब वफाक के पास ये इदारा था तो उस वक्त इसका बजट 700 मिलियन था। इस वक्त इसी महकमे का बजट 7,000 से भी ज़्यादा है। तो इस सिंध गवर्नमेंट ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और आज वाले फ़ैसले पे हमें जाहिर है चीफ जस्टिस साहब का फ़ैसला है, हम इतना हक तो रखते हैं कि रिव्यू की बात की जा सके और इंशाल्लाह हम लोग रिव्यू में ज़रूर जाएंगे ताकि जो बेहतरी हम लोग लाए हैं सिंध गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इस इदारे में, उसको ज़्यादा बेहतर किया जा सके। और कुछ इसमें रुकावटें जो आई वो भी इसी पेंडिंग की वजह से, क्योंकि ये मामला अदालत में था तो इस वजह से कुछ लोगों के प्रोमोशंस रुके हुए थे, कुछ और इंतज़ामी पेचीदगियाँ थीं, लेकिन इंशाल्लाह रिव्यू में जाएंगे और बेहतर फ़ैसले की तवक्को रखेंगे। और दूसरी बात ये सर कि जो फवाद साहब हैं ये दोस्त नमा दुश्मन लग रहे हैं आज तो मुझे, वैसे तो मैं इनको दोस्त समझता था, तो आज की इनकी बातें और सारा दूसरी असल इशू भी यही है, जैसे अभी रांझा साहब कह रहे थे कि असल इनकी जो मिनिस्ट्री तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो दूसरा बड़ा पोर्टफोलियो है वो है इनका तवज्जो हटाओ, कि जो सही काम जिस तरह पूछे जाते हैं कि भाई महंगाई हो रही है, आप लोगों ने क्या किया, ये दीगर इतने वायदे करके आए, सारी चीज़ें, तो वो एकदम एक नैरेटिव पकड़ा हुआ है कि जी एनआरओ नहीं देंगे। सब कह रहे हैं, इनसे पूछें कि किसने एनआरओ मांगा है और ये क्या एनआरओ दे सकते हैं, इन इदारों पर इतना दस्तरस रखते हैं कि ये एनआरओ दे सकें। वो तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर या दीगर लोग जो गैर आइनी तौर पर आते थे वो देते थे। ठीक है, ये कैसे इन इदारों पर इतना इन्फ्लुएंस करेंगे कि हमें आपने अदलिया का कोई एनआरओ नहीं। ठीक है, आपने अदलिया का और जिक्र किया है। आज जस्टिस साकिब निसार साहब का फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, उनको अलविदा कहा गया। वहाँ पे जस्टिस साकिब निसार साहब की जो खिदमात हैं उनका एतराफ़ भी किया गया और वहाँ पे जो अब नए नामज़द चीफ जस्टिस हैं जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, तो उन्होंने भी आज एक ख़िताब किया, बड़ा अहम ख़िताब है, उसमें पूरी कौम के लिए और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट के लिए भी एक पैगाम है। मैं कुछ उसके नुकात जो हैं वो मैं ज़रूर रिपीट करना चाहता हूँ। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से कहा है कि मियाँ साकिब निसार साहब ने एक दफ़ा कहा था कि वो अपनी 2 ख्वाहिशें ज़िंदगी में ज़रूर पूरी करनी चाहते हैं। पहली ये कि डैम बन जाएं और दूसरी ये कि पाकिस्तान को कर्ज़ों के बोझ से निजात मिल जाए। तो आसिफ सईद खोसा साहब कहते हैं कि मैं भी कुछ डैम बनाना चाहता हूँ,
लेकिन मैं अदालती मुकदमात की समात में गैर ज़रूरी इल्तवा के आगे डैम बनाना चाहता हूँ। मैं गैर संजीदा यानी फ्रिवलस मुकदमात के सामने डैम बनाना चाहता हूँ। मैं झूठे गवाहों और झूठे हल्फिया बयानात के सामने डैम बनाना चाहता हूँ। मैं भी एक बोझ से निजात चाहता हूँ, और वो ये है कि लाखों ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ इस वक्त 19 लाख मुकदमात की समात के लिए 3000 जज हैं। मैं इस बोझ से निजात चाहता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सो मोटो का इख्तियार कम से कम इस्तेमाल किया जाए और सिविल अदालतें जल्दी फैसले करें। और एक बात उन्होंने बहुत अहम कही है कि एक सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल पूरी दुनिया में गलत समझा जाता है, लिहाजा सिविल अदालतों को जल्द अज जल्द फैसले करने की ज़रूरत है। आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसियों को सिविल मामलों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, तरक्याती फंड्स मुहैया करना नहीं है, और ट्रांसफ़र और पोस्टिंग भी पार्लियामेंट का काम नहीं है। तो ये जो पैगाम है, क्या ये पार्लियामेंट को पैगाम रिसीव हो गया या नहीं हुआ? फवाद साहब, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब कहते हैं पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, तरक्याती फंड्स मुहैया करना नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी पार्लियामेंट का काम नहीं है। कमाल बात की है, बिल्कुल सही बात की है। सही बात की है। बात यह है कि अगर मैं आपको वैसे ऑन सीरियस नोट बताऊं, अगर इस मुल्क में कोई सब्सटेंटिव अदालती इस्लाहात हो सकती हैं ना, तो ये जस्टिस खोसा साहब के दौर में हो सकती है, और अगर अब भी ना हुई ना तो ये बिल्कुल होनी ही नहीं। तो ये बड़ा अहम मौका है, और मुझे उम्मीद है फ़रोग नसीम साहब बहुत आला पाए के वकील हैं ख़ुद भी, और विद जस्टिस खोसा साहब नाउ ही विल हैव अ ह्यूज सपोर्ट ऑफ जुडिशरी फॉर रिफॉर्म्स, और मेरे ख्याल में उन्हें बिल्कुल कल से पार्लियामेंट सपोर्ट करेगी जस्टिस खोसा साहब को? पार्लियामेंट तो क्या आपने कानून साजी करनी है? पार्लियामेंट तो सपोर्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। बहुत बड़ी, देखिए मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, ये बात ठीक है, कानून साजी भी ज़रूरी है, लेकिन असल जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान का, वो कानून के ऊपर अमल दरामद है। मसलन ये अगर आप जिनकी तरफ इशारा आज खोसा साहब ने किया है, मसलन अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, जैसे खोसा साहब की एक नहीं 10 को जजमेंट्स वो दे चुके हैं कि जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह की केसेस इसमें एंटी टेररिज्म में जाएंगे, किस तरह के नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुई। इस तरह इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी थी? इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा जजेस का है, हुकूमत का है, हुकूमत को और जुडिशरी को मिलकर ये जो सिस्टम है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें एक बड़ी आप समझिए कि ये इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है कि इसमें जब तक हुकूमत के तमाम इदारे और रियासत के तमाम इदारे आपस में बिल्कुल एक यकजान ना होना, ये चलता नहीं है। अब बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पे अगर जिस तरह से आप मेरी ट्वीट कर रहे थे, अब ये पेशावर हाई कोर्ट ने गालबन जी ये किया कि आपने पर्ची फ़ीस 20 रुपये से 40 रुपये की कर दी। प्रॉब्लम यह है कि जजेस को क्या मैकेनिज़्म है उनके पास ये तय करने का कि एक अस्पताल में फ़ीस 20 रुपये होनी चाहिए या 40 रुपये होनी चाहिए। हमारे आप पिछले जो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में $700 मिलियन की एक आर्बिट्रेशन हमें पड़ गई है, कोई 800 की 500 की दूसरी पड़ गई हुई है। कुल मिला के मेरा ख्याल है कि हम कोई $4-5 बिलियन की हमें केसेस हैं जो कि इफ्तिखार चौधरी साहब के जुडिशल एक्टिविज़म की वजह से हमें पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्टील मिल बिक गई थी, वो आपने देखा उसकी वजह। सो ये बड़ा आज जो जज साहब ने जो चीफ जस्टिस साहब ने बातें की हैं खोसा साहब ने, मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा ही एक अहम दौर है जिसमें हम दाखिल हुए हैं। सो मेरी तो बड़ी ख्वाहिशात हैं, नेक ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह करे हम इसमें कुछ। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, जस्टिस खोसा साहब कहते हैं कि एक सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल पूरी दुनिया में गलत समझा जाता है, क्या पैगाम मिला आपको? देखिए ये बात वो जो असूली तौर पे कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर तो पाकिस्तान के आइन को देखा जाए तो जो हम ये एक स्पेशल नीड या स्पेशल लॉ पास करते हैं, ये हमारा एक किस्म का समझ लें कि वही कैल्सन की जो थेरी है वो हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं नज़रिया ज़रूरत के तहत, क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हमारे जजेस जो हैं वो बाज़ दफ़ा घबरा जाते हैं, सिक्योरिटी का इशूज़ होते हैं, प्रोसिक्यूशन की सिक्योरिटी नहीं होती, प्रोसिक्यूटर मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देने वाला होता, उसके बच्चों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देने वाला होता, जज साहबान का भी ये इशू होता है। अब इस सारे कॉन्सेप्ट में हमारी गलती है। हमें जब पिछली दफ़ा सनसेट क्लॉज डाला था तो हमने ये डिसाइड किया था, लेकिन ये विदाउट दी असिस्टेंस और विदाउट दी इनपुट फ्रॉम दी कोर्ट साइड हम ये सारा सिस्टम जो है ये नहीं बना सकते। और हमें फोकस करना चाहिए, जिस तरह उन्होंने जो डैम बनाने की खोसा साहब ने बात की है, दीज आर द रियल डैम्स, और अगर वो ये डैम्स बना जाएं तो ये जो बाकी इश्यूज हैं सोशल वेलफेयर रिलेटेड इश्यूज, ये खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे जब लोग बेजा ज्यादती और जुल्म का शिकार नहीं होंगे और उनको अपना हक मिलना शुरू हो जाएगा तो करप्शन खत्म हो जाएगा। आपने सिविलियन एंटी टेररिस्ट कोड बनाए हुए हैं ना,
अगर आप उनको फेसलेस कर दें, जिस तरह के मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो फेसलेस है ना, तो आप भी अगर सिविलियन फेसलेस कोर्ट बना दें तो वो वही काम कर सकते हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स कर सकती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सिर्फ कैपेसिटी बिल्डअप करने की ज़रूरत है, और जुडिशरी को ये एक साइड है, ये इसको देख के इसका एक बनाएं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है विद दी इनपुट फ्रॉम द पार्लियामेंट इकट्ठे बैठ के, फ़रूग नसीम साहब बैठे और वहाँ से इनपुट है और बिल्कुल बनाने चाहिए, बिकॉज ये जो हमने हल तलाश किया था ये आर्जी था। हाँ। ये हमने आर्जी हल तलाश किया, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। अच्छा नासिर शाह साहब, जस्टिस खोदा साहब कह रहे हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग करना पार्लियामेंट का काम नहीं है, क्या मैसेज मिला आपको? देखें, एक तो जस्टिस साहब की जो चीज़ें जो आज उन्होंने कही हैं उन सबको अप्रिशिएट करते हैं, और बिल्कुल उन्होंने टू द पॉइंट बात की है। और जाहिर है तरक्याती काम हो या दीगर चीज़ें हों, पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, और ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी करनी है या दीगर जो भी चीज़ें हैं, तो ये सही कह रहे हैं। और जो सबसे अहम चीज़ उन्होंने कही कि जो अपने सिस्टम के लिए चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब बहुत एक्टिव रहे, बड़े काबिल एहतराम है। अगर वो 40% भी ज़रा उधर तवज्जो दे देते अपने सिस्टम को बेहतर बनाने में, और वो जो इतने लाखों की तादाद में केसेस पड़े हैं, लोगों की उम्रें बीत गई हैं, मेरे पास प्रिजन का महकमा भी है, मैं रोज़ देखता हूँ जब भी विज़िट पे जाता हूँ, अगर सिर्फ मैं कराची को देख लूँ तो 500-600-700 लोग अगर जाते हैं कोर्ट्स में, तो सिर्फ उसमें से 30-40 का केस का नंबर आता है, जब वो वापस आते हैं तो 30-40 को ही सुना जा रहा होता है। मतलब ये सिस्टम है, और हमारे जेल जो हैं वो ओवरबर्डन हुए हैं, वहाँ पे रखने की गुंजाइश नहीं है, इसी वजह से कि केस नहीं चलते। उतना अरसा उन बेचारे लोगों को हो जाता है जेलों में, जितनी कि उनकी अगर वो उन पर प्रूफ भी हो जाए, वो उनको सज़ा भी हो जाए, तो उतनी उनकी सज़ा नहीं होती। तो ये चीज़ें अगर शाह साहब अगर बुरा ना मनाएं, एक वैसे ही बरसबील तज़किरा, साकिब निसार साहब जो हैं वो इस लिहाज से बड़े मुनफरिद चीफ जस्टिस थे कि उनकी आंखों के सामने शराब की एक बोतल जो है उसमें से शहद बरामद हुआ है ना, तो वो इतने बाख्तियार तो नहीं थे कि जो चीज़ उन्होंने खुद बरामद की उसमें से बाद में वो शहद बन गया। तो हम उन पे अब तनकीद कर रहे हैं क्योंकि वो चले गए हैं, लेकिन ये देखें ना, हमारा भी तो किरदार देखें कि हमने शराब की बोतल में से शहद बरामद किया। मेरा अर्ज़ है, मेरे लिए वो बहुत काबिल इज़्ज़त व एहतराम है अपने, लेकिन उनका वहाँ पे जाना भी बड़ी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ कि मुनासिब नहीं था। किसी अपने सबऑर्डिनेट को भी भेज सकते थे। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें सिर्फ कोई सिंध गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री से नहीं हुई, ये आगा खान लेबॉर्ट्री से भी हुई थी कि ये सारी चीज़ें थी, और अगर किसी ने उसमें कोई रद्दोबदल की है तो उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपने जिक्र निकाला है तो मैं सिर्फ एक अर्ज कर दूं कि उसमें शर्जील इनाम मेमन साहब का टेस्ट भी हुआ था, जिसको बाद में आगा खान लेबॉर्ट्री और दीगर लेबॉर्ट्रियों ने भी 2-2 बार चेक किया कि वो बिल्कुल ऐसा अल्कोहलिक नहीं थे। तो ये अब उसके बाद में क्या कह सकते हैं। चले ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आज जो जरदारी साहब ने कहा वो अपनी जगह पे है, उनको लग रहा है कि आपकी हुकूमत जो है वो शायद 5 साल पूरे ना करे, लेकिन आज ख्वाजा साद रफीक साहब जो प्रोडक्शन ऑर्डर पे आज असम्बली में आए थे, तो उन्होंने तो ये कहा है कि आपकी हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और इमरान खान साहब जो है उनको किसी अदालती फैसले के जरिए भी नहीं जाना चाहिए, वोट के जरिए जाना चाहिए, और हुकूमत को यह नहीं समझना चाहिए कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद जो है वो आपको गिराने के लिए है। तो आपको लगता है कि वो कोई आपको अच्छा मैसेज दे रहे हैं और एक वर्किंग रिलेशनशिप के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं? वर्किंग रिलेशनशिप के ऊपर भी हमारा जो है वो कोई एतराज़ नहीं है। PMLN से अच्छे कवानीन के ऊपर हमारी जो ताउन है उसके लिए भी हम हाज़िर हैं, पीपल्स पार्टी से भी हम ताउन के लिए भी हाज़िर हैं, हम निज़ाम के चलाने के लिए हाज़िर हैं। सिर्फ एक चीज़ ये दोनों पार्टीज उस पर ज़िद ना करें, और वो ज़िद है कि अपनी दोनों लीडरशिप्स के लिए एनआरओ ना मांगें। किससे मांगा उन्होंने? जो तमाम इनका जो होता है ना, आप सर्कल जब आप देखेंगे ना, सारे का सारा आके टूट जाता है कि आप जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इनके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो आप ना चलाएं, या उनके ऊपर हाथ होला करें, या वो मामला करें। बाकी तो हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर मुझे आप बताइए कि आके कहा गया, सबसे पहले दिन अपोजिशन ने कहा आप इलेक्शंस की मामलात को जांचने के लिए कमेटी बनाएं। 4 साल लगे इमरान खान को ये मुतालबा मनवाने के लिए PMLN से, हमने 1 दिन में पूरा किया। फिर इन्होंने कहा कि जी आप PAC का इन्होंने छेड़ लिया,
VAC के ऊपर भी बड़ी भारी दिल के साथ हमने कहा कि चलें जी आप वो कर लें। उसके बाद इन्होंने कहा कि नैब के ऊपर जो है वो डिस्कशन करें, अब नैब के लिए भी डिस्कशन शुरू की। उसके बावजूद आप देखिए सिर्फ अपोजिशन क्या करती है, आती है तकरीर करती है, तमाम लोग सिर्फ नैब के ऊपर तकरीर करते हैं, वॉकआउट करते हैं, चले जाते हैं। कोई जो 9 बिल इस वक्त पड़े हुए हैं, लॉ मिनिस्ट्री जो करना चाह रही है, जिसमें फ्री लीगल एड का बिल है, जिसमें कि ख़वातीन की इनहेरिटेंस को हम आसान करना चाहते हैं, वो बिल है। इसके अलावा पब्लिक वेलफेयर के बिल्स हैं। अपोजिशन कोई उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। जो हमारा झगड़ा है इस वक्त सारे का सारा, इस वक्त जिसके ऊपर चाहे मुझे आप मुझे भी इल्ज़ाम देते हैं कि ये जाके भड़का देते हैं चीज़ें या ये कर देते हैं, वो कहते हैं, सारा आके एक सर्कल के ऊपर रुक रहा है। और वो सर्कल है कि आप किसी तरीके से नवाज शरीफ और जरदारी के ऊपर मुकदमात जो है उसको छोड़। लेकिन जो चेयरमैन नैब के साथ आपकी मुहाजरा है उसकी जिम्मेदारी भी आप जरदारी साहब पे और नवाज शरीफ पे नहीं, वो तो देखे ना अलग है। मैं उसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। मैं अब भी ये समझता हूँ 27 लाख रुपए का केस है इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब के ऊपर केस ये है कि उनको चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने बुलाया कि आइए हमारे हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका इफ्तिताह कीजिए। अब देखिए, हम हामिद मीसा में आपसे पहले बात कर रहा था, आपको ISPR हेलीकॉप्टर भेजती है और आपको कहते हैं कि आइए लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो आप हमारे साथ चलें। आपको 2 दिन बाद क्या नैब नोटिस भेज देगा कि आप जो है वो उनके कहने के ऊपर आप क्योंकि आप तो अलाउड नहीं था। ये तो एक बिल्कुल ही अजीबो गरीब बात है। मुझे फॉर एग्जांपल अभी नासिर अली शाह हमारे दोस्त हैं, हमने ये कहें कि जी अपना सिंध में मैंने कोई जो है वो एक्टिविटी रखी है, हम आपको सिंध गवर्नमेंट का जहाज़ भेज रहे हैं, आप उसके ऊपर आ जाइएगा, और मैं चला जाऊँ तो मुझे 3 दिन बाद नैब का नोटिस आ जाएगा। अच्छा, ये नासिर अली शाह साहब, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले मैं एक छोटे से जहाज़ में आपके साथ मुराद अली शाह साहब के साथ बैठ के 7 शरीफ गया था, जहाँ बिलावल साहब ने एक अस्पताल का इफ्तिताह किया था। तो मुझे तो नहीं पता वो जहाज़ किसका था, तो कल को मेरा अगर नाम आ जाए उसमें तो वो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तो मारे गए। मैं तो फंस जाऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का था सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का था वो वाला जहाज नहीं था। अच्छा, वो ओमनी एविएशन का नहीं था। वैसे आप असूली तौर पे फवाद साहब जो कह रहे हैं, आप उनसे इत्तेफाक करते हैं या इख्तिलाफ करते हैं? सर देखें, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ कि हम सबका कहना ये है कि एहतसाब होना चाहिए, सबके लिए हो, लेकिन ये सिलेक्टिव ना हो। अब अगर खान साहब के लिए एक लेटर आ गया है तो देख लें फवाद साहब कैसे उनको आंखें दिखा रहे हैं, शेर के ज़रिए या वैसे हर लिहाज से। और दीगर लोग भी हैं, जैसे पहले भी नाम सबके लिए गए यहाँ पे, कि उनके साथ कुछ नहीं, किसी का ECL पे नाम नहीं है, किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा है। इस वक्त जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं सबके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो ये सिलेक्टिव वो है, और इसी वजह से और फिर उसको आके पजीराई कर देते हैं। लेकिन फवाद साहब कहते हैं जितने भी मुकदमात हैं ये PTI की हुकूमत ने शुरू नहीं किए, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किए थे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें सारी सिलसिला ये सारे मेलाफाइट थे ना। अच्छा। हम तो कहते हैं कि अब भी हम लोग फेस करेंगे, हमारी क़यादत जो है पॉलिटिकली तौर पर ये सारी चीज़ें फेस करेगी और आप देखेंगे सुरखरू होंगे। अच्छा। ये सारी चीज़ें, मीडिया हाइप क्रिएट करना, दीगर चीज़ें करना, ये सारा वो तसलसल है जो सिंध गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने के लिए है। जैसे फवाद साहब वहाँ से आए, फिर कई जगह से ट्वीट आए कि वो मुख्तलिफ, मैं वो शेर नहीं पढ़ना चाहता कि कैसे वहाँ से वो बेआबरू होकर आए वापस, या दीगर जो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो आपका ख्याल है कि वापस ये वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे कहा कि आप गैस बड़ी चीजें, इन्होंने कहा आप गैस का गुब्बारा है, पिन इनके पास है, तो देखें वो पिन पकड़ी हुई है उन्होंने। तो वही देखे ना, उसके बाद क्या हुआ, वो गुब्बारा, वो पिन, फिर ऐसे बेआबरू होकर आना था उस कूचे से। इनको तो मैं जवाब भी कुछ नहीं दे सकता। आखिर मुराद अली शाह के बाद किसी ने तो बनना है ना। असल में वैसे आप ये बताएं कि बहुत अगर मुराद अली शाह साहब जो है फर्ज करें कि वो मरकज में आ जाते हैं तो सिंध के चीफ मिनिस्टर तो फिर आप ही होगा ना? सर मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा, और इंशाल्लाह मुराद अली शाह साहब ही रहेंगे। अच्छा, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज कोई हुई भी तो और बहुत से हमारे सीनियर दोस्त हैं वो आएंगे और मुराद अली शाह साहब भी रहेंगे। एक और थोड़ी सी वजाहत हामिद मीर साहब मैं करना चाह रहा था, जिस तरह पहले अभी फवाद साहब ने कहा कि 11 साल से वो फाइनेंस मिनिस्टर थे,
फिर मुख्तलिफ चैनल्स पे आता है कि जी उनको ये वजारत आला जो है वो ओमनी वालों की वजह से मिली है। हालांकि आपको इल्म है सबको कि उनके वालिद भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो पॉलिटिकली तौर पर हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं, और ये भी हकीकत है कि ये वाहिद कम उम्र सियासी कारकुन थे पीपल्स पार्टी के, बिल्कुल ठीक है, जिनको शहीद मोहतरमा ने सीईसी का मेंबर नामजद किया। चले ठीक है। अच्छा, और फिर ये राजा साहब वजारतों पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ये क्या इसी तरह 5 साल गुजर जाएंगे और कोई लेजिस्लेशन होगी? जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब कह रहे हैं पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। आपके ख्याल में बतौर एक बैरिस्टर के इस पार्लियामेंट को फौरी तौर पे कौन सी कानून साजी करनी चाहिए? देखिए, मैं इससे पहले आप ऑर्डर ऑफ द डे निकाल लें। ये कहते हैं कि जी करप्शन पे बात होती है, ऑर्डर ऑफ द डे निकाल लें। ऑर्डर ऑफ द डे में आज भी कॉलिंग अटेंशन मेरा था, मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मौजूद नहीं थे पार्लियामेंट में। कल भी पार्लियामेंट में जब बिल की बात आई, लेजिस्लेटिव बिल की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बिल था, तादाद ऑपोजिशन की ज़्यादा हो गई तो गवर्नमेंट के बंदे कम थे, और इनके डिप्टी स्पीकर साहब ने एक तरीके से इसलिए इजलास जो था वो मुलतवी कर दिया कि ये ना हो जाए कि गवर्नमेंट बिल जो है वो लूज़ कर जाए। अब जब इस तरह के एनवायरनमेंट हो, यहाँ पे ये बात कर देना कि जी एनआरओ पकड़ लो, वाकई वो शाह साहब ने सही कहा कि मेरे भाई तवज्जो हटाओ वजीर है। एक सेकंड सिर्फ मेरी बात अब वो से पूछे जो ये मौसम बात कर रहा है, अब देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बिल था वो क्या था? वो था कि जज बढ़ाओ पे नहीं जा रहे, हम कंटेंट पे जा रहे, हम आपके बंदों की है ना, हम आपके बंदों की सीरियसनेस संजीदगी आपके लोगों की नहीं है कि आप अपना ऑर्डर पूरा करें, तादाद पूरी करें। आपके तो एमएलए सही है आ रहे पूरे, आप उसको सपोर्ट करें। नहीं, हम तो सपोर्ट कर सकते हैं, हमें ये नहीं मसला। बात है आपके नंबर ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस, आपके बंदे नहीं आते, चले हम आपका इजलास चला रहे हैं। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, रांझा साहब और नासिर शाह साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलते चलूँगा कि आज नामजद चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा साहब ने जो गुफ्तगू की है बड़ी अहम गुफ्तगू है, और उसमें जो उन्होंने एक बात की है कि पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, तरक्याती फंड्स मुहैया करना और ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करना नहीं है। ये हमारे अरकान पार्लियामेंट के लिए बहुत ही काबिल गौर है, इस पर उनको गौर करना चाहिए। अगर गौर करेंगे तो यकीनन इसमें से अगर वो कुछ सीख सकें तो इससे पार्लियामेंट मजबूत होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।